तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कन्फर्म कर लिया था कि दो आवेशों के बीच सदैव एक बल कार्य करता है। अगर दोनों आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या नेगेटिव नेगेटिव हैं तो उनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा? रिपल्सन बल कार्य करेगा, जिसे हम लोग हिंदी में प्रतिकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है ना, रिपल्सन बल कार्य करेगा। और अगर चार्ज विपरीत है पॉजिटिव निगेटिव तो कौन सा बल करेगा? अट्रैक्शन आकर्षण बल कार्य करेगा। अब अगर मान लीजिए दो चार्जों के बीच फोर्स लगता है तो उस फोर्स की वैल्यू को हम फाइंड कैसे करेंगे भाई? जैसे मान लीजिए एक चार्ज ये रखा है प्लस Q1, या कुछ भी मान लो, एक चार्ज ये रखा है Q1 और एक चार्ज ये रखा है Q2। एक दूसरे से मान लिया मैंने स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, तो निश्चित बात है इनके बीच फोर्स लग रहा होगा, या तो आकर्षण लग रहा होगा या फिर वो तो डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है। अगर चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण करेंगे, रेपल करेंगे, और पॉजिटिव निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके बीच की वैल्यू को मतलब एफ को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए सन 1785 ईस्वी में वैज्ञानिक फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे, कूलाम। क्या नाम था उनका? कूलाम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम दिया, और उस नियम के सहायता से हम लोग आसानी से दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात कर लेते हैं। ये कोई नया नियम नहीं है, इसके बारे में ये कोई नया नियम नहीं है, ये सेम टू सेम जैसे ग्रेविटी में न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ वर्क करता था। न्यूटन ने क्या बताया था ग्रेविटेशन में कि दो पिंडों के बीच जिनके पास द्रव्यमान है उनके बीच सदैव एक आकर्षण बल लगता है। मान लो ये है m1 और ये है m2, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है? r। तो इनके बीच द्रव्यमानों के बीच सदैव आकर्षण बल लगता है, और चार्जों के बीच आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों टाइप का बल हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है। अगर चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रेपल करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन द्रव्यमान के कारण जो वस्तु फोर्स लगाती है वो केवल अट्रैक्शन हो सकता है। तो न्यूटन ने बताया था कि इनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा वो आकर्षण बल इन दोनों द्रव्यमानों की मात्राओं के गुणनफल के क्या होता था? समानुपाती होता था। मतलब अगर हम इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर मास हम बढ़ाएंगे तो जो फोर्स है वो उनके गुणनफल के रूप में बढ़ेगा। किसके रूप में बढ़ेगा? जैसे मान लो कि अगर m1 की वैल्यू हमने बढ़ा के 2 kg कर दी, इसकी भी वैल्यू बढ़ाकर 2 kg कर दी, तो जो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स यहाँ से देखेंगे तो 2 गुणा 2, फोर्स कितना बढ़ जाएगा? एक साथ 4 गुना बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही? इसी प्रकार से उन्होंने कहा था कि जो फोर्स है वो फोर्स जो डिस्टेंस होती है दोनों द्रव्यमानों के बीच की उसके स्क्वायर के इनवर्स होता है, उल्टा चलता है। उल्टे का मतलब कि अगर r बढ़ाएंगे, दूरी बढ़ाएंगे द्रव्यमानों के बीच की, तो फोर्स घटेगा, और अगर दूरी घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। मतलब फोर्स में और r में इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। भाई सिंपल सी बात है कि एक द्रव्यमान ये है, मेरे पास एक द्रव्यमान ये है, ठीक, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर इनको और पास ले जाए तो और तेजी से आकर्षित करेंगे, अगर दूर ले जाए तो कम करेंगे। सिंपल सी बात है। तो वहीं से उन्होंने फिर क्या किया कि यहाँ से इसका इनवर्स का मतलब समझ में आ रहा है कि ये अपोजिट है। अपोजिट का सिंपल मतलब है एक दूसरे के विपरीत है। कैसे हैं? विपरीत हैं। अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे फोर्स घट जाएगा, उल्टा चलेगा, और डिस्टेंस वो भी किसके रूप में चलेगा? स्क्वायर के रूप में। मान लो हम इनके बीच की दूरी 2 मीटर बढ़ा दे रहे, अगर 2 मीटर बढ़ा देंगे तो फोर्स है वो क्या? r का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फोर्स कितना गुना कम हो जाएगा? 4 गुना कम हो जाएगा, स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा। समझ में आया? तो हम करते क्या थे फिर वहां पर, ये दोनों, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों फोर्स की हैं, तो इनको हम एक साथ लिख देते थे, F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाते थे कांस्टेंट लेते थे g, कैपिटल जी, और m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस कैपिटल जी को हम बोलते थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक का मतलब इसकी जो वैल्यू है वो पूरे ब्रह्मांड में समान है।
जैसे मान लो ये दोनों द्रव्यमान अभी वायु में रखे हैं, तो इनके बीच जो जी की वैल्यू होगी, इस कैपिटल जी की, वो होगी 6.67 गुणा 10⁻11 किलोग्राम, सॉरी अगर मात्रा निकालेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और अगर यही द्रव्यमान दोनों उठा के हम जल में रख दें, कांच में रख दें, किसी भी माध्यम में रख दें, कहने का मतलब, लेकिन इस जी की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, ये सेम ही रहेगी। दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। समझ में आई? कुछ इस तरीके का ही नियम है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किसके लिए लागू होता है? आवेशों के लिए लागू होता है, चार्जों के लिए लागू होता है, चार्ज के लिए लागू होता है। तो कूलाम ने क्या कहा कि कूलाम की बात आइए सुन लेते हैं हम लोग ध्यान से, जरा ध्यान दीजिएगा। कूलाम की बात पे हम लोग चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट चार्ज रखे हैं, एक हमारा ये Q1 रखा है और एक ये Q2 रखा, और ये एक दूसरे से मान लिया मैंने स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। कितने दूरी पर? तो इनके बीच भी फोर्स लग रहा होगा, या तो लग रहा होगा अट्रैक्शन वाला या रिपल्सन वाला। फोर्स तो 100% लग रहा होगा। तो यहाँ पर भी कूलाम ने सेम बात कही। कूलाम ने कहा कि इनके बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो फोर्स उनके गुणनफल के रूप में बढ़ेगा, और अगर चार्ज की वैल्यू घटाएंगे तो भी गुणनफल के रूप में घटेगा। मतलब इनमें सीधा रिलेशन है। और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्स होता है, मतलब उल्टा चलता है। मतलब अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो फोर्स घट जाएगा, किसके रूप में? स्क्वायर के रूप में। अगर दूरी उल्टा चलेगा, दूरी बढ़ाएंगे फोर्स घटेगा, दूरी घटाएंगे फोर्स बढ़ेगा, स्क्वायर के रूप में। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मैंने दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 मीटर बढ़ा दी, तो सिंपल सा मतलब है कि फोर्स कितना कम हो जाएगा? 2 दूनी 4 गुना कम हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आई बात कूलाम्स की? कूलाम ने क्या कहा? सेम ग्रेविटेशनल जैसा है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक। अब अगर मैं इन दोनों को F की वैल्यू है, इन दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूँ, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जिस तरीके से मैंने ग्रेविटेशनल में कैपिटल G कांस्टेंट लिया था, यहाँ भी एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक। तो F बराबर हमने कांस्टेंट लिया K, क्या लिया? और ये हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ हेयर जो K है कूलाम्स कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है? कूलाम्स कांस्टेंट। ये कूलाम का नियतांक है, या सीधी सी बात ये कांस्टेंट है। अगर ध्यान दीजिए यहाँ पर जो K है, ये जो K की वैल्यू है, ये K है, ये K वहां पर जो G था, यहाँ देखिए Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर। वहां पर जो G था, G की वैल्यू क्या थी? 6.67 गुणा 10⁻12, वो सॉरी 11। ये पूरे ब्रह्मांड में नियत थी। मतलब चाहे दोनों द्रव्यमान एयर में रखे हों, या वैक्यूम में रखे हों, या जल में रखे हों, मोम में रखे हों, अभ्रक में रखे हों, इसकी वैल्यू चेंज नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पर जो मैंने कांस्टेंट यूज किया है, इसकी वैल्यू माध्यम पर निर्भर करती है। इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करती थी, मीडियम कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर जो K है, K डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है, आवेशों के बीच के माध्यम पे निर्भर करता है कि आवेशों के बीच का माध्यम क्या है। अगर आवेशों के बीच का माध्यम हम ये मान लें, अभी ये जो चार्ज रखे हैं दोनों, हम ये मान ले रहे हैं कि ये दोनों चार्ज अभी एयर में या वैक्यूम में रखे हैं। कहाँ रखे हैं? अभी हम मान ले रहे हैं इनके बीच जो मीडियम है वो एयर मान लो, या है वैक्यूम। क्या है? वैक्यूम। तो जो K की वैल्यू होती है, प्रयोगों द्वारा पता चला, वो K की वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁹। अगर हम लोग यहाँ से मात्रक निकालेंगे तो क्या आएगा? ये इधर ले आइए, न्यूटन, फोर्स का मात्रक न्यूटन, डिस्टेंस का मात्रक मीटर स्क्वायर, आवेश का मात्रक कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर ये दोनों बिंदु आवेश एयर में या वैक्यूम में रखे हैं, निर्वात में रखे हैं जहां वायु भी ना हो, तो K की वैल्यू कितनी होगी? 9 गुणा 10⁹। अर्थात निर्वात में या वैक्यूम में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या हो जाएगा? F बराबर K की जगह कितना रख सकते हैं? 9 गुणा 10⁹, और ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
हम लोग सुविधा के लिए, जरा ध्यान दीजिए, हम लोग प्राय सुविधा के लिए इस के को ही, ध्यान दें, इस के को ही हम लोग कई बार लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख देते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हमारा जो सूत्र अगर फिर से देखें तो के की जगह हम, और इसकी वैल्यू वही होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? 9 गुणा 10 की घात 9, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहे हैं? वो सॉरी कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब निर्वात या वायु के लिए जो फोर्स की वैल्यू बनेगी हमारी, वो क्या बनेगी? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और भेयर जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आया, इस एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं एयर, या मतलब वायु या वैक्यूम की ये विद्युतशीलता होती है, परमिटिविटी होती है। क्या होती है? परमिटिविटी, विद्युतशीलता, परमिटिविटी, विद्युतशीलता होती है। अब अच्छा, यहाँ पर एक बात हमारे समझ में ये आ रही है कि सर इस फोर्स की जो वैल्यू है वो के पर डिपेंड करती है, मतलब के की जो वैल्यू है दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करती है, ठीक। और वहाँ जो द्रव्यमानों के कारण फोर्स निकालते थे वहाँ पर जी की वैल्यू नहीं बदलती थी, और के का मान किस पे निर्भर करता है? माध्यम पे निर्भर करता है। इसका मतलब ये है कि माध्यम बदलेगा तो फोर्स भी बदल जाएगा, निश्चित बात है, फोर्स बदल जाएगा। अगर माध्यम बदलेगा तो फोर्स बदल जाएगा। अब अच्छा, फोर्स बदल जाएगा, अगर माध्यम हम बदलेंगे तो फोर्स बदल जाएगा। मान लीजिए मैंने इन दोनों आवेशों को एयर या वैक्यूम के अलावा इन्हें दूसरे माध्यम में रख दिया, उतने ही डिस्टेंस पर। मैंने मान लिया वाटर में रख दिया। कहाँ रख दिया? वाटर में। और वाटर का जो परावैद्युतांक है, डाई इलेक्ट्रिक है, वो मैंने मान लिया के है। कितना है? के है, ठीक। ये परावैद्युतांक क्या होता है आगे हम लोग समझेंगे। बात समझ में आ रही है? अब ये तो हमें कन्फर्म ही हो गया कि अगर के की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पर, के की या मान लो इसको बोले एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट डिपेंड किस पे करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू सामान्यतः निर्वात या वायु के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एयर के लिए होती है। किसके लिए होती है? एयर या वैक्यूम के लिए। अब यहाँ से साफ दिख रहा है कि फोर्स, और अगर ये बदलेगा तो फोर्स भी बदल जाएगा। क्यों? यहाँ से मैं दिख रहा है F प्रोपोर्शनल 1/एप्सिलॉन नॉट। इसमें इनवर्स रिलेशन है। अगर एप्सिलॉन नॉट का मान जितना मैक्सिमम होगा फोर्स की वैल्यू उतनी कम होगी या नहीं होगी? और एप्सिलॉन नॉट का मान जितना कम होगा फोर्स की वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगी। इसमें देखिए इनवर्स रिलेशन है। तो हमें फाइनली ये समझ में आया कि के जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, और अगर दोनों आवेशों के बीच का हम माध्यम बदल दें, मतलब निर्वात या वायु के अलावा इन्हें किसी अन्य माध्यम में रख दें, जैसे जल, कांच, मोम, अब्रक, किसी में रख दें, तो निश्चित बात है कि उनके बीच फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी। तो मैंने ये मान लिया कि ये जो दोनों बिंदु आवेश थे पहले कहाँ रखे थे? पहले अपने रखे थे एयर या वैक्यूम में। अब मैंने उठा के इनके बीच जल भर दिया। क्या भर दिया? और उतनी ही दूरी पर ये वाटर में रख दिए। कहाँ रख दिए? वाटर में। और वाटर का जो परावैद्युतांक है वो क्या है? के है। डाइलेक्ट्रिक क्या है? के है। ठीक है, बात समझ में आई? तो जो फोर्स होगा वो बदल गया होगा। भाई वायु में फोर्स कितना था? F था। तो अब इनके बीच जब हमने वाटर भर दिया तो फोर्स F तो रहा नहीं होगा। मैंने मान लिया फोर्स हो गया Fm। क्या हो गया? बात समझ में आ रही? तो अब यहाँ से हम लोग जब हल करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के लगा दिया। ये के केवल क्या बता रहा है कि इस मीडियम में, इस परावैद्युतांक वाले मीडियम में रखे गई हैं। बात समझ में आई? अगर ये एयर में रखे होंगे तो एयर के लिए के का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर भी के है, के यहाँ पर भी है, लेकिन एयर या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। समझ में आई? क्लियर हुए? और जल के लिए जो के की वैल्यू होती है वो होती है लगभग 81। कितनी होती है? 81। तो इसका मतलब जल में फोर्स बहुत कम लगेगा आवेशों के बीच। सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ लगेगा? एयर में ही लगेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब यहाँ से अगर मैं देखें तो ये समझ में आया क्या मैंने कर दिया? यहाँ पर समझ में आया के उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक को दर्शा रहा है,
माध्यम के परावैद्युतांक को दर्शा रहा है, और वो परावैद्युतांक भिन्न भिन्न माध्यमों का भिन्न भिन्न होता है। एयर या वैक्यूम का कितना होता है? एक, और जल के लिए वो 81 हो जाता है। कैरोसिन मिट्टी का तेल उसके लिए 2 हो जाता है, और अमोनिया है, जो भी माध्यम हो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट इसकी वैल्यू होती है। सो सिंपल सा मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में फोर्स की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट आएगी। बात समझ में आ रही इतनी? कोई डाउट है तो यहाँ से, और बाकी चीज तो सेम है, Q1 Q2 अपॉन R। अच्छा चलिए ये ध्यान दीजिए, ये हमारा समीकरण 1 है। ये वैल्यू कहाँ थी फोर्स की? एयर में या वैक्यूम में, और ये वैल्यू कहाँ है अपनी? जल में या किसी मीडियम में, जरूरी नहीं जल की जगह कोई भी मीडियम हो सकता है। अच्छा एक बात करते हैं, अगर ध्यान दीजिए हमने क्या किया, समीकरण 1 व 2 को हमने डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का नियम होता है LHS LHS RHS RHS। उसकी समीकरण 1 की LHS क्या है? F। समीकरण 2 की LHS क्या है? FM। उधर LHS क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसकी क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और Q1 इंटू Q2 अपॉन R। पूरा एप्सिलॉन नॉट कैंसल, ये पूरा कैंसल, के चौथा स्टेप कहाँ पहुंचेगा? ऊपर। तो इसका मतलब F अपॉन FM बराबर क्या हो गया? के। ये ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान देने वाली बात। ये फोर्स कहाँ था? एयर में। ये फोर्स कहाँ था? ये फोर्स कहाँ है? मीडियम में। अगर अब इधर देखिए, अगर हम मीडियम में फोर्स निकालें, अगर यहाँ से मीडियम में फोर्स निकालें तो मीडियम में फोर्स क्या हो जाएगा? FM बराबर F बाई के। और ये फोर्स कहाँ था? एयर में। कहाँ था? इसका मतलब ये है कि हम एयर या वैक्यूम के अलावा दोनों बिंदु आवेशों को किसी अन्य के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, अब के हमने तो यहाँ पर के यूज किया है, लेकिन पेपर में के की वैल्यू हर माध्यम के लिए अलग अलग होगी। समझ में आ रही? जल के लिए 81 हो गई, या कैरोसिन के लिए 2 हो गई। डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगी इस के की वैल्यू। समझ में आया? तो अगर हम इसका मतलब ये कहें कि अगर दोनों बिंदु आवेश सेम डिस्टेंस पर, जितने एयर में रखे थे उतने ही डिस्टेंस पर अगर हम लोग इन्हें जल में या अन्य किसी माध्यम में रखेंगे तो फोर्स है वो कितना कम हो जाएगा? 1/K गुना कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 1/K गुना कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही इतनी? मैं क्या कह रहा हूँ, क्लियर हुए? अब देखिए कुछ बुक्स में होता क्या है, इधर देखिए ध्यान से, इतनी चीज समझ में आई? कोई डाउट नहीं है? कुछ बुक्स में क्या करते हैं वो लोग, इधर देखिए, कुछ बुक्स में क्या करते हैं, कुछ बुक्स में ये जो चीज है ना एप्सिलॉन नॉट के, इस पूरी चीज को ही वो एप्सिलॉन से दर्शा देते हैं, केवल इसी से दर्शा देते हैं, एप्सिलॉन से। कुछ बुक्स वाले ये जो पूरी चीज है इसको किससे दर्शा देते हैं? एप्सिलॉन से दर्शा देते हैं। मतलब इसका मतलब वही है, ये भी ये विद्युतशीलता कहाँ की थी? निर्वात या वायु की, इसीलिए हम नॉट यूज करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है कि वहां पर माध्यम नहीं है, और एप्सिलॉन का मतलब है कि ये किसी माध्यम में विद्युतशीलता है। ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता मैंने बताई थी। निर्वात या वायु, यहाँ पर हमें क्या लग रहा है जैसे कोई मीडियम ही नहीं है। नॉट मतलब 0 माध्यम, और एप्सिलॉन का मतलब वहां पर कोई माध्यम है, जल कांच कुछ भी। बात समझ में आ रही? तो कुछ बुक्स वाले इसी चीज को कैसे दर्शा देते हैं? एप्सिलॉन से। तो इसका मतलब जो फोर्स हो जाएगा मीडियम में, FM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा। और एप्सिलॉन ये किसकी विद्युतशीलता है? माध्यम की। किसकी है? और ये के जुड़ा था तब भी वो माध्यम की ही थी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं, कुछ बुक्स वाले ऐसे लिख देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर हो रहे? और ये हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसे समीकरण 3 मान लो एक बार। अब समीकरण 1 और 3 को पुनः डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिए, अभी हमने यहाँ से एक रिलेशन आपको फाइंड करके बता चुका हूँ। क्या बताया था? F अपॉन FM बराबर क्या आया था? क्लियर है? ये FM, M का मतलब मीडियम, ये मीडियम का फोर्स है, ये एयर का फोर्स है, और वो इक्वल टू किसके होता है? परावैद्युतांक के। समझ में आ रही बात? और भिन्न भिन्न माध्यमों का परावैद्युतांक क्या हो सकता है? भिन्न भिन्न हो सकता है। क्लियर है भाई? चलिए अब यहाँ पर समीकरण 1 व 3 को हम लोग डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का रूल है LHS LHS RHS RHS।
डिवाइड करेंगे तो एफ अपॉन एफ एम बराबर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कैंसिल हुआ तो ये पूरा कैंसिल हुआ, एप्सिलॉन बचेगा, ये तो कैंसिल हो नहीं सकता है। ये ऊपर पहुंचा, जब ये ऊपर पहुंचा तो एफ अपॉन एफ एम बराबर क्या हुआ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही बात? ये देखिए इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है, तो इसको हम के बराबर भी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत। और के क्या है, इस के को अब इधर जरा ध्यान दीजिए, ये कहाँ की विद्युतशीलता है माध्यम की, ये कहाँ की है निर्वात या वायु की। इन दोनों के अनुपात को हम लोग कई बार इसे के से ही शो करते हैं काफी लोग, और काफी लोग इसे एप्सिलॉन आर से शो कर देते हैं। किससे शो कर देते हैं? मतलब ये रिलेटिव परमिटिविटी हो गई। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है समझ में आया? आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, इन दोनों के रेशियो को हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं या परावैद्युतांक कहते हैं। दोनों सेम है, रिलेटिव परमिटिविटी और इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक, दोनों सेम है, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। समझ में आई बात? ये मैंने क्या ये रेशियो लिखा है, समझ में आया? अगर इसको मैं हिंदी में लिखूं तो आप एक बहुत बड़ी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी आपने सूत्र जो प्रूव किया इसका मतलब आप लिख सकते हैं, ये देखिए ये फोर्स एफ कहाँ फोर्स था, एफ था वायु में, वायु में फोर्स, एफ एम कहाँ था मीडियम में फोर्स, मीडियम में फोर्स, मीडियम में फोर्स बराबर ये एफ सारा किसकी माध्यम की विद्युतशीलता थी, माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता ध्यान दीजिए विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट कहाँ की थी, ये मीडियम की विद्युतशीलता थी, माध्यम की विद्युत, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ठीक है शॉर्ट में। और एप्सिलॉन नॉट कहाँ की थी, निर्वात या वायु की। नॉट का मतलब ही है वहाँ मीडियम नहीं है, सीधी सी मतलब जीरो मीडियम है, निर्वात की विद्युतशीलता। और इन दोनों के रेशियो को हम लोग किससे शो करते हैं, के से, जैसे हम लोग परावैद्युतांक बोलते हैं या आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। और इसे काफी लोग किससे शो कर देते हैं? समझ में आ रही बात? आपेक्षिक विद्युतशीलता बोर्ड पर देखिए, आपेक्षिक विद्युतशीलता, क्लियर हुए? तो बहुत ये पूरा रेशियो समझ में आया, ये क्या है, क्लियर हुए? तो इसका मतलब ये है कि कूलाम का नियम के अनुसार जो हम फोर्स फाइंड करते हैं वो फोर्स एप्सिलॉन नॉट अर्थात परावैद्युतांक पे डिपेंड करता है। और भिन्न भिन्न मीडियम के लिए के की वैल्यू क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे जल के लिए तो वो निर्वात या वायु के लिए उसका मान क्या होता है, एक होता है। समझ में आ रही? ठीक। और जल के लिए भाई 81 हो जाता है। बात समझ में आ रही? इसका मतलब ये है कि मैं एक और सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊं, जरा ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। इतनी चीज समझ में आई? जैसे मैं एक सिंपल सा, मान लो ये दोनों बिंदु आवेश हैं, ध्यान दीजिए Q1 और ये Q2 और ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे, इनके बीच मैंने मान लिया अभी एयर है। क्या है? ये जिस मीडियम में रखे हैं वो एयर है। क्या है? एयर है। अब इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो जानते हो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ K की वैल्यू 1 हो जाती है, आपको पता है। ठीक। अब मान लो कि एयर में, सपोज करो एयर में इधर फोर्स मान लिया मैंने, एयर में चार्ज की वैल्यू दे रखी थी, आर की वैल्यू दे रखी, तो मैंने मान लिया कि किन्हीं आवेशों के बीच एयर में जो फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। कोई दिक्कत, मैंने ऐसा मान लिया एयर में 5 न्यूटन लग रहा है। अब मैंने इन्हीं दोनों आवेशों को उठा करके, ध्यान दीजिए, इन्हीं दोनों आवेशों को उठा करके हम लोगों ने इसको रख दिया उतनी दूरी पर वाटर में। कहाँ रख दिया? तो वाटर में। अभी हम प्रूफ करके गए F अपॉन एफ एम बराबर क्या हो जाता है, के। तो अगर एफ एम बराबर निकालेंगे तो एफ वाई क्या हो जाता है, के। इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ, और वाटर के लिए जो के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 81। तो मतलब फोर्स अगर एयर में 5 न्यूटन लग रहा था
तो 5 न्यूटन का कितना बट्टे हो जाएगा? 81 बट्टा फोर्स होगा। किसमें? वाटर में। देखिए यहाँ से अब समझ में आई बात? कुछ पर्पस समझ में आया? क्लियर हुए भाई? देखिए एयर हमने अभी प्रूव किया कि मीडियम में जो फोर्स है वो 1/k गुना कम हो जाता है एयर का। ये देखिए रिलेशन रखा है। ये एयर में फोर्स था, एयर में फोर्स था और एयर में कितने का डिवाइड दे दिया? k का। और वो k किसको शो करता है? मीडियम के परावैद्युतांक को। और वो मीडियम का परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक भिन्न भिन्न माध्यम के लिए भिन्न भिन्न होता है। यहाँ से समझ में आ रहा है कि माध्यम में फोर्स होता है वो एयर के फोर्स का कितना गुना हो जाता है? 1/k गुना रह जाता है। इसका मतलब अगर एयर में किन्हीं आवेशों के बीच 5 न्यूटन का बल लग रहा था तो जल में उसी के लिए कितना हो जाएगा? 5/81। समझ में आया क्यों? क्योंकि जल के लिए k की जो वैल्यू है वो 81 है। अगर यहाँ इसी तरीके से मैं कैरोसिन, मान लो ये दोनों चार्ज कैरोसिन में रख दिए, कहाँ रख दिए? मिट्टी के तेल में रख दिए, ठीक है, कैरोसिन में। तो कैरोसिन के लिए जो k की वैल्यू होती है वो 2 होती है। तो इसका मतलब फोर्स क्या रह जाएगा? 5/2 है। क्लियर हो रहे हो? बात समझ में आ रही है? ये क्लियर हुए? समझ में आया? तो ये है अपना कूलम्ब्स लॉ। परफेक्ट हुए? क्लियर हुए? कोई डाउट नहीं है? इससे जुड़े 1-2 न्यूमेरिकल करें हम लोग। समझ में आ गया कि अगर मान लीजिए निर्वात या वायु है तो सीधा सूत्र लगाना है बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। समझ में आई बात? तो इसको हम पहले थोड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? तो लिखें, चलिए लिखिए। लिखिए जल्दी लिखिए, स्टार्ट करिए। हेडिंग डालिए कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के संबंध में दिया गया था, ठीक है ना? तो अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि कूलाम के नियम के लिए जो आवेश हैं वो स्थिर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? और पॉइंट चार्ज होने चाहिए, छोटे छोटे से बिंदु के आकार के, ठीक है ना? तो सबसे बड़ी बात है कि वो पॉइंट चार्ज दोनों स्थिर होने चाहिए। अगर मूव करेंगे वो चल फिर रहे होंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज जब मूव करने लगता है तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी प्रोड्यूस्ड करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम कूलाम के नियम से फोर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? तो लिखिए किन्हीं भी दो स्थिर, तेज लिखिए थोड़ा, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, तथा उनके बीच की दूरी, तथा उनके बीच की दूरी, फास्ट लिखिए, तथा उनके बीच की दूरी हम लोगों ने क्या मान रखी है? स्मॉल आर, ब्रैकेट में बना देना स्मॉल आर के व्युत्क्रमानुपाती, बोर्ड से देख के लिखें, के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चित्र बनाए, चित्र बनाए। अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये दोनों बिंदु आवेश कहाँ रखे हैं? एयर या वैक्यूम में।
चित्र बनाए और फिर लिखना अर्थात दैट इज एफ प्रोपोर्शनल, क्या कहना चाह रहे हैं आपको सब समझा चुका हूं मैं। और एफ प्रोपोर्शनल 1/r², तो एफ प्रोपोर्शनल एक साथ लिख सकते हैं हम लोग Q1 Q2/r², तो एफ बराबर के Q1 Q2/r², वेयर के कूलम्ब्स कांस्टेंट, और जो किस पे निर्भर करता है, के का मान माध्यम पर निर्भर करता है, चित्र बना। यहाँ पर नई लाइन से कंटिन्यू करेंगे, लिखते चलें इधर से। यह दोनों बिंदु आवेश निर्वात या वायु में रखे हों तो के का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर/कूलम² होता है। अतः निर्वात या वायु के लिए वैद्युत बल F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2/r² न्यूटन। प्राय सुविधा के लिए के को